Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar सीरीज का आज डे 6 है और आज आप सीखने वाले हैं 10 ग्रामर टिप्स, साथ में 1 बोनस टिप। तो कुल मिला के आप 11 ग्रामर टिप्स सीखने वाले हैं। और एक बात बता दो गाइस कि ये जो टिप्स हैं आपके लिए पूरे जिंदगी काम आएंगे, चाहे आप रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो या फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो। ये गोल्डन टिप्स साबित होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो आपको बोनस टिप मिलने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आए वो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और अभी तक अगर आपने इस सीरीज का डे 1 से लेकर डे 5 तक में से कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपके लिए क्लियर हो जाए। तो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वो स्पेशल टिप्स। तो नंबर 1 पे जो टिप मैंने ले रखी है वो ये है, अ नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए। जब आप किसी के नाम को लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, फिर वो किसी भी जगह पे आए, चाहे वाक्य के शुरुआत में आए, जैसा कि ये है राम इज हियर, मतलब राम यहाँ है। तो राम वाक्य की शुरुआत में आया, फिर भी ये कैपिटल से ही लिखा गया। ये सेंटेंस है, इज राम देयर, क्या राम वहां है, तो यहाँ राम बीच में आया, फिर भी ये कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। और इस सेंटेंस में इज दैट राम, क्या वो राम है, इसमें राम सेंटेंस के लास्ट में आया, एंड में आया, फिर भी ये कैपिटल से ही लिखा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, फिर वो चाहे कहीं पर भी आए। ठीक है, अब दूसरी टिप है आई का मतलब होता है मैं। तो मैं के लिए जब भी आप आई का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो चाहे सेंटेंस की शुरुआत में आए या बीच में आए, आई हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। सेंटेंस है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो आई शुरुआत में आया कैपिटल। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रही हूं, Why am I doing this? तो I बीच में आया, फिर भी ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा। You and I will go, तुम और मैं जाएंगे, You and I। तो यहाँ भी देखिए कि I बीच में आया है तो भी ये कैपिटल से ही लिखा गया है। तो I कहीं पर भी अगर सेंटेंस में आता है एज अ वर्ड, यानी कि मैं के लिए, तो I हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगला टिप है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है और अंत फुल स्टॉप या फिर पीरियड, ये जो है, इसे जो आप देख रहे हैं, इसे फुल स्टॉप भी बोलते हैं, इसे पीरियड भी बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि ये, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि ये, इस पर होती है। तो क्या समझा आपने कि कोई भी सेंटेंस शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी, फॉर श्योर। कोई भी सेंटेंस अगर शुरुआत करना है तो कैपिटल लेटर से शुरू होगी, और कोई भी वाक्य का अंत यानी कि कोई भी सेंटेंस एंड होता है इन्हीं 3 मार्क्स पे, तो वो सेंटेंस पूरा माना जाएगा, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई टीच इंग्लिश, तो सेंटेंस की शुरुआत हुई कैपिटल से, आई से, टीच इंग्लिश, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये फुल स्टॉप पे एंड हो गया। अगला है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे शुरुआत कैपिटल से हुई, कैपिटल लेटर से, और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस एंड हुआ। अगला है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, कितना अच्छा उपाय है, तो शुरुआत हुई कैपिटल लेटर से W एंड एंड कहाँ हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। ठीक है, द 4th टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस इज, जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हिंदी में इसे कर्ता बोलते हैं।
उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब यानी कि क्रिया, मतलब आप क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जो और चीजें बची है जिस पर काम किया गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक पॉजिटिव सेंटेंस का। जब नेगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, यू लर्न इंग्लिश। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आप अंग्रेजी सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश। आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे संतरे पसंद हैं। मीरा गोज टू स्कूल, मीरा स्कूल जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहां भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां भी मीरा सब्जेक्ट, गोज वर्ब, देन टू स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये तो हो गया बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस का। अब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम उठाएं और बनाना चाहे नेगेटिव, तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ नॉट लगा देंगे, मतलब यू नॉट लर्न इंग्लिश, इस तरीके से नहीं बोलते। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। अब क्योंकि मैंने ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं तो उसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस को। ठीक है, सो यू और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तो यहां हमने डू नॉट का यूज किया क्योंकि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तो उसमें भी था, यहाँ एक्स्ट्रा क्या लगा है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आई, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखते हैं, मीरा डज नॉट। तो मीरा देन हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, फिर नॉट, गो टू स्कूल। मीरा स्कूल नहीं जाती है, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और नॉट और ऐड हो जाएंगे। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तो ऑलरेडी जैसे यहाँ पे था वैसे ही है, लेकिन क्या हो गया कि वाक्य के शुरुआत में एक क्वेश्चन वर्ड और एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया। क्वेश्चन वर्ड तभी जुड़ेगा जब क्वेश्चन वर्ड होंगे सेंटेंसेस में। कई बार क्या होता है, क्या तुम ऐसा करते हो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या से शुरुआत हुई, तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा। तो मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए दिया है, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहां से शुरुआत होगी सेंटेंस की, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए समझ में आएगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, देन यू यानी कि सब्जेक्ट, लर्न यानी कि मेन वर्ब सीखना, फिर इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट। Why do you learn English? तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो? तो why आया, क्यों आया, इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा। अब देखिए बिना क्वेश्चन वर्ड की, do you learn English? तो सीधे क्या आया, ये एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अलग से नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, तो यहाँ पे सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी और सारे रूल्स हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो वो सब आप आगे सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और टिप्स। नाउ द टिप नंबर 5 इज, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है।
तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें होती है सेंटेंस में, लेकिन उनमें भी सब्जेक्ट और वर्ब ये 2 चीजें होना मस्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो चलेगा। कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है राम लर्न्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीखता है, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ से इंग्लिश को हटा भी दें तो ये हो जाएगा राम लर्न्स, मतलब राम सीखता है, तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मस्ट है। तो इसी तरीके से अगला सेंटेंस बना राम गोज, मतलब राम जाता है। कहाँ जाता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, राम जाता है। ठीक है। अब एक बात आती है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट नहीं होता तो मोस्टली क्या है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि हम किसी को कुछ बोलते हैं आओ जाओ, तो हम उसमें सब्जेक्ट नहीं यूज करते, तो वहां पे यू माना जाता है, यानी कि यू अंडरस्टूड होता है। तो जैसा कि सेंटेंस है गो, गो मतलब जाओ, तो जिससे भी हम कह रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं ना तुम जाओ, लेकिन सिर्फ इतना बोल रहे हैं जाओ, तो यू अंडरस्टूड है। इसका मतलब यही है कि आप कह रहे हैं यू गो, तो सब्जेक्ट और वर्ब है। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ वर्ब दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट माना हुआ है कि आप यू के बारे में बात कर रहे हैं, यू गो, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में होना जरूरी है। अगला है से, मतलब कहो बोलो, तो उसके लिए क्या है यू से। आप जिससे भी कह रहे हैं कहो तो यही कह रहे हैं ना तुम बोलो, यू से, तो इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब। तो भले ही आप सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी होता है। अगला है टिप नंबर 6, द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेंटेंस देखते हैं। राम, राम क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो राम के साथ जो ये वर्ब आया वर्क, ये भी सिंगुलर होगा और ये हो जाएगा वर्क्स। राम वर्क्स इन अ कंपनी, राम एक कंपनी में काम करता है, तो क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्क्स वर्ब भी सिंगुलर आई। अब ये आप सोचेंगे कि जब हम किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो एस जुड़ता है, यानी एस है तो प्लूरल है, लेकिन जब आप वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और जब आप किसी नाउन में एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब अगला सेंटेंस है राम एंड रोहन, तो राम एंड रोहन 2 लोग हो गए, सिंगुलर नहीं रह गया, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, यानी अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। राम एंड रोहन वर्क इन अ कंपनी, राम और रोहन एक कंपनी में काम करते हैं। दे क्या है प्लूरल है, दे मतलब वे, दे आर फ्रेंड्स, तो आर क्या है ये भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। ठीक है, क्लियर कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। टिप नंबर 7 इज जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से जुड़े हों, यूज अ सिंगुलर वर्ब। यहां आपने देखा था कि एंड से जुड़े थे तो ये प्लूरल बन गए, लेकिन जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि राम एंड रोहन की बात कर रहे हैं तो राम और रोहन अगर और से जुड़े हैं, और का मतलब होता है या, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। राम और रोहन लिव्स, लिव होता है वर्ब, लिव मीन्स रहना, इसमें एस लग गया तो ये सिंगुलर बन गया, लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप। राम और रोहन, राम या रोहन दिल्ली में रहते हैं, तो क्योंकि राम या रोहन है, किसी एक की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आया। यही चीज इसके साथ भी लागू होता है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है ऐसे ही ईदर और नीदर नॉर के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। तो जो ईदर और वाले सेंटेंसेस हैं उनमें भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ईदर राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली, इसका मतलब है या तो राम या रोहन दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट इज नीदर राम नॉर रोहन लिव्स इन दिल्ली, तो नीदर यानी कि न तो राम न ही रोहन
दिल्ली में रहते हैं, यानी कि दिल्ली में। तो ईदर और नीदर नॉर वाले सेंटेंसेस में भी सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि जब भी आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को और से जोड़ेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, नीदर नॉर और ईदर और वाले सेंटेंसेस में भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और टिप्स। Now the tip number 8 is its and its both are different। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग में फर्क ये है कि इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा है और इसमें नहीं लगा है। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। इस इट्स का मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज, और इस इट्स का मतलब होता है इसका। यानी कि जब कभी आपको पोजीशन बताना हो या बिलोंगिंग के बारे में बताना हो तब आप इस इट्स का यूज करेंगे, लेकिन इस इट्स का मतलब कभी भी इसका नहीं होता। तो जब भी ये कहीं भी आप लिख रहे हैं तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक तो इट इज या तो इट हैज। सेंटेंस देखते हैं, इट्स गेटिंग डार्क, दैट मीन्स इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। जब हम पिछली बार मिले थे तब से कितना समय हो गया हमें मिले। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। तो अगर अपॉस्ट्रोफी वाला एस आया तो या तो इट इज होगा या तो इट हैज होगा। बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स की मीनिंग होती है इसका, और वैसे भी हमने ये पहले भी बात की है कि इसे हम यूज करते हैं किसी जानवर के लिए या सामान के लिए। तो ये सेंटेंस है द कैट हर्ट इट्स पॉ, दैट मीन्स बिल्ली के पंजे में चोट लग गई। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द कैट हर्ट इट्स पॉ, तो बिल्ली के पंजे के लिए बोला गया इट्स पॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इट्स यूज किया, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स, सो द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स मतलब कि कंपनी ने इसकी कीमत बढ़ा दी है। तो यहाँ कंपनी के लिए इसकी बोला गया तो आपने इट्स का यूज किया। क्लियर? तो अगर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो, आपको इसका लिखना है और आप सोच रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी वाला लगाऊं या बिना अपॉस्ट्रोफी वाला, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि इट अपॉस्ट्रोफी एस के दो ही मीनिंग है, इट इज और इट हैज, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। द नेक्स्ट इज द टिप नंबर 9 इज योर एंड योर साउंड द सेम। दोनों के स्पेलिंग में फर्क पाएंगे लेकिन इनकी साउंड सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। आप कई बार बोलते हैं योर वेलकम, तो वहां पे कौन सा योर यूज होगा ये अब इसमें आप सीखेंगे। तो ये जो योर है इसका मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। दिस इज योर बैग, दिस इज अ पजेसिव डिटरमाइनर। ये जो योर है पजेसिव डिटरमाइनर है जो हम पहले सीख चुके हैं। इसका मतलब होता है तुम्हारा। जब भी आपको तुम्हारा करके कोई बात बोलनी हो तो आप योर का यूज करें। दिस इज योर बैग, इज दिस योर बैग, दिस इज नॉट योर बैग, ठीक है। तो ये आपने योर का यूज किया। और ये वाला योर यू अपॉस्ट्रोफी आर, ये कॉन्ट्रैक्शन है यू आर का, दैट मीन्स कि यू और आर को जोड़ के ये बना है योर। तो जो आप सेंटेंस बोलते हैं योर वेलकम, वहां पे ये वाला योर यूज होता है, यानी कि यू आर वेलकम। You're doing good, that means you are doing good, तुम अच्छा कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस योर का मतलब होता है तुम्हारा और इस योर का मतलब होता है you are। अब चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, जो कि है there, there and there sound the same। क्या मिला आपको कि स्पेलिंग्स देखिए चेंज है लेकिन इनके साउंड सेम है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है। और ये देयर जो है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है वहां, और ये देयर जो है ये एक पजेसिव डिटरमाइनर है, जैसे योर था वैसे देयर, और इसका मतलब होता है उनका या उनकी। और ये देयर ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर, जैसे कि ये वाला योर था यू और आर का कॉन्ट्रैक्शन, वैसे ही यहाँ ये दे और आर का कॉन्ट्रैक्शन है जो बन गया देयर, ठीक है। सेंटेंसेस देखेंगे, लुक देयर, वहां देखो, लुक देयर। तो ये वाला जो देयर है ये वहां के लिए यूज होता है, उसके अलावा भी ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां ये नहीं समझ में आता कि कौन सा सब्जेक्ट यूज करे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बोलना एक राजा था तो आप क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ किंग।
उसी तरीके से देयर इज समबडी, कोई है। मान लीजिए आपको ये कहना है कि कोई दरवाजे पर है, देयर इज समबडी एट द डोर, देयर इज समबडी ओवर देयर, वहां कोई है। तो इस तरीके से भी देयर का यूज है। तो क्लियर कि ये देयर यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में। अब अगला है THEIR, जिसका मतलब मैंने बताया उनका या उनकी। तो जब आप किसी के लिए ये बताना है कि वो उनकी चीज है तो आप इसे यूज करेंगे इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। देयर यानी कि उनका, ये उनका घर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये यूज होता है और ऐसे वर्ड्स के लिए यूज होता है। अब अगला है देयर, जिसमें कि दे देन अपोस्ट्रोफी देन आर ई, कॉन्ट्रैक्शन है दे आर का। अब देखिए देयर गोइंग होम, दैट मीन्स दे आर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम। अब आप समझ गए कि इन तीनों में क्या फर्क है एंड आई एम श्योर कि अब आप आगे से इन वर्ड्स को लेके कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नाउ द टाइम फॉर टिप नंबर 11 एंड टिप नंबर 11 एक बोनस टिप है जो आप यहाँ सीखने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टिप नंबर 11 है पोजीशन ऑफ अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी इसे कहते हैं। ये दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एक तो अपॉस्ट्रोफी उसके बाद एस और एक एस उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, यानी कि वर्ड के लास्ट में। तो कंफ्यूजन ये होती है कि कई लोग सोचते हैं कि ये वाला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही है। मैंने दो चीजें यहाँ लिख रखी हैं, अब आप इसे समझिए। एक तो है द बॉयज कार, यहाँ पे बॉय के बाद अपॉस्ट्रोफी देन एस, यानी कि एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा है। यहाँ द बॉयज कार, यहाँ एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है। तो इसमें क्या फर्क है, क्या आपको पता है? आगे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये बताऊँ कि ये यूज कहाँ होता है। तो अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं टू शो पोजेशन, यानी कि ये बताते हैं कि हु इज द ओनर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का मालिक कौन है, कोई चीज किसकी है, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इन वर्ड्स के लिए यूज होता है, का, की, के। जैसे कि मैंने बोला राम की कुर्सी, तो यहाँ बोलेंगे राम्स चेयर। तो राम्स अपॉस्ट्रोफी एस लगने का मतलब राम की, तो आप यहाँ बोल रहे हैं राम की कुर्सी, राम्स चेयर। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये फर्क क्यों आया है। यहाँ पे ये जो बॉय है ये है एक लड़के के लिए यूज हुआ है, यानी कि लड़का। तो अगर इसे हम लिखेंगे हिंदी में तो बोलेंगे लड़के की कार। लड़के लिख भले रहे हैं लेकिन इसका मतलब है एक लड़का, ठीक है। और यहाँ ये जो बॉयज लिखा है ये प्लूरल है, इसे हम लिखेंगे लड़कों की कार। तो ये फर्क सिंगुलर और प्लूरल का है। इसमें भी रूल्स हैं। पहला है फॉर सिंगुलर ओनर्स यूज एन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस। अगर सिंगुलर वर्ड है तो उसमें आप पहले अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, इस तरीके से। जैसे मुझे कहना है मीरास डॉल, यानी कि मीरा की गुड़िया, तो मीरा सिंगुलर है इसलिए इसे इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, फॉर प्लूरल ओनर्स दैट एंड इन एस। प्लूरल ओनर्स हो, प्लूरल होगा वर्ड और वो भी एंड में एस आना चाहिए। देन पुट अपॉस्ट्रोफी एट द एंड, उसमें आपको कोई एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। उस वर्ड में अगर ऑलरेडी एस है लास्ट में, प्लूरल है, तो उसमें लास्ट में केवल एक अपॉस्ट्रोफी आप लगा देंगे। तो यहाँ पे है द गर्ल्स डॉल, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है, मतलब कि लड़कियों की गुड़िया। तो यहाँ लड़कियों के लिए यूज हुआ है गर्ल्स, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड कर दिया, लड़कियों की गुड़िया। दूसरा लिया है हमने माय पेरेंट्स हाउस। पेरेंट्स प्लूरल है, जिसमें हम माता पिता दोनों की जब बात करते हैं तो पेरेंट्स प्लूरल लिखते हैं। तो यहाँ भी आपने एस ऑलरेडी था तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद हाउस लिख दिया, माय पेरेंट्स हाउस। अब अगली कंडीशन है फॉर प्लूरल ओनर्स दैट डोंट एंड इन एस, जिसमें एंड में एस नहीं आता। जैसे मैन का अगर प्लूरल बनाएंगे तो मेन हो जाएगा, वुमन का प्लूरल बनाएंगे तो विमेन हो जाएगा, तो वहां पे एस नहीं लगता। तो ऐसे में यूज एन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस, जैसे आपने यहाँ यूज किया था। तो देखिए मेंस बुक्स, तो मेन प्लूरल है लेकिन एस पे एंड नहीं हो रहा है इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। पीपल्स ओपिनियंस, तो पीपल्स नहीं होता, पीपल की प्लूरल फॉर्म भी पीपल ही होती है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा,
एंड ओपिनियन। तो आप ये याद रखिए कि अगर सिंगुलर वर्ड है तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी फिर एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है एंड में एस नहीं है तो भी एपोस्ट्रोफी फिर एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है और लास्ट में एस है तो वहां एक्स्ट्रा एस नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो वो आपको का की के का सेंस देगा। नाउ आई एम श्योर कि अब से आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही जरूरी पार्ट था, इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए कि इसे कब कहाँ कैसे यूज करना है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Alright guys, that's all for today. I hope कि आज के 11 टिप्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे हों, एंड आई एम श्योर कि अब से आप इन चीजों को लेकर कभी भी गलती भी नहीं करेंगे। एंड आई होप कि अभी तक आपने अपना फेवरेट टिप यानी कि जो भी टॉपिक्स आज मैंने बताए हैं उनमें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अगर नहीं लिखा है गाइस तो अभी लिख दीजिए, वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और एक चीज कहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो भी इसे समझ सके और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। एक बात मैं जरूर बता दूं गाइस कि डे 7 में यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आ रही हूँ उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, तो वो वीडियो आपको भूल कर भी मिस नहीं करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, इवन आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे डे 7 में, तब तक के लिए बाय बाय।